बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आपके आप लोग ठीक होंगे। आज हमने एक चैप्टर नंबर 3 जो डायनामिक्स है क्लास 9 का, उसका लेक्चर नंबर 7 जो हम पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी फ्रिक्शनलेस पुली के ओवर से जिनको पास किया होता है और वो उसके एंड्स पे लगे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको हमने स्टडी किया था कि हम टेंशन कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रिंग की, और उनकी जी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a horizontal smooth horizontal surface। ठीक है, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। अब जो यहाँ स्टेटमेंट दी हुई है या जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ये स्टेटमेंट को समझ लेते हैं ये डायग्राम के लिहाज से। देखिए, कहता है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बी ऑब्जेक्ट है और एक ए ऑब्जेक्ट है। एक वर्टिकली हैंग किया हुआ है और एक हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ। उनको हमने फ्रिक्शनलेस पुली के ओवर से पास किया हुआ है। सही है, तो सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली, कि एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, एंड अदर ऑन दी मूव्स ऑन दी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और दूसरा जो है एक स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस नहीं है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से भी जिस तरह इससे पहले वाले टॉपिक में जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो वर्टिकली हैंग थे, इसी तरह इसमें से भी हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर है, इस रस्सी के अंदर जो भी टेंशन है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम कंसिडर करते हैं कि दो मैसेज को हम एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर बांध देते हैं और उनको पुली के ऊपर से गुजार देते हैं जो कि फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो देखते हैं, कंसिडर टू बॉडीज, दो बॉडीज कंसिडर करें। ठीक है, कौन सी? एक ए और एक बी ऑफ मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। एक की ए की M1 है और बी की M2 है, जैसे बिलतरतीब दी हुई है। अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और वो एक गैर लचकदार रस्सी के दोनों सिरों पर बंधा हुआ है, दोनों एग्जाम, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। सही है, अब इसकी एक्सेलरेशन देखें तो ए होगी, इधर भी एक्सेलरेशन देखें तो ए होगी। यहाँ जी की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ जी की वैल्यू होगी तो उसे हमने M1G से कंसिडर करना है। ठीक है, लेट द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, लेट द ए बॉडी जो है मूव्स डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए। फर्ज करते हैं कि ये जो ए बॉडी है ये मूव करती है नीचे की जानब, बीइंग हैवियर देन दिस वन, और जो भी सिचुएशन है। सही है, हम लेट करते हैं कि ये जो ए है ये नीचे को मूव करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इट मीन्स यहाँ टेंशन की वैल्यू कम होगी और वेट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। सही, तो हम पहले नंबर पे फर्ज करते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे को मूव कर रही है। सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि ये जो रस्सी दी हुई है या धागा दिया हुआ है जैसे हमने मैसेज को बंद है, ये गैर लचकदार है। देयरफॉर बॉडी बी आल्सो मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये जो बी बॉडी है ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करेगी विद सेम एक्सेलरेशन ए। जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ए बॉडी जो है नीचे को मूव कर रहा है, इसी सेम एक्सेलरेशन के साथ ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये लेफ्ट से राइट की जानब जो है वो मूव करेगा बॉल जो बॉडी है। ठीक है, एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, क्योंकि ये जो पुली जिसके ऊपर से हमने ये थ्रेड या ये जो स्ट्रिंग है ये गुजारी हुई है, ये पुली फ्रिक्शनलेस है, इसलिए टेंशन सारी की सारी जो रस्सी है उसके अंदर एक जैसी रहेगी, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है, ये बॉडी नीचे को मूव कर रही है ना, ये देखें। ठीक है, देयरफॉर इट्स वेट जो है वो ग्रेटर होगा, देयरफॉर इट्स वेट M1G इज ग्रेटर देन टेंशन। जब ऑब्जेक्ट नीचे को मूव कर रहा है, मैस नीचे को मूव कर रहा है, तो जाहिर है टेंशन की वैल्यू कम होगी। ग्रेटर वैल्यू तो मैस की होगी। यहाँ जब मैस की वैल्यू ग्रेटर है तो इट मीन्स
यहाँ उसका वेट भी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा वेट, तो हम पीछे भी हमने पढ़ा था कि इस सूरत में हम क्या लिखते हैं कि वेट माइनस टेंशन, वेट माइनस टेंशन, सही है। तो वेट को हम m1g से कंसिडर करते हैं, तो जो यहाँ नेट फोर्स अप्लाई हो रही होती है ए के ऊपर, जो F अप्लाई हो रहा होगा, जैसे यहाँ इक्वेशन में दिखाया गया है, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फिर किसकी इक्वल होगी, W माइनस टेंशन की। यानी वेट ग्रेटर और टेंशन छोटी है, जो उसकी मिकदार कम है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का नेट फोर्स लेने के लिए डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब है एज बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, जैसे बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, सही है, जैसे ए बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, देयरफॉर इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन टेंशन T इन द स्ट्रिंग। तो नेट फोर्स जो है वो अभी हमने पढ़ लिया, मैंने दोबारा ये मेरे ख्याल है ये लिख दिया है, सही है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज m1t अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी F की, ये जो यहाँ बन सकती है, ये यहाँ बन सकती है, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। जब हमने पढ़ा था कि F जो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि F इज इक्वल टू ma होता है, ऐसे ही है, F इज इक्वल टू ma होगा, सही। तो यहाँ क्योंकि मैथ्स 1 को हमने कंसिडर किया हुआ है, तो ये m1a होगा। तो इसकी जगह यहाँ a की जगह जो नेट फोर्स है F की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m1a। तो m1a किसकी इक्वल आता है, m1g माइनस टी। उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, सही है। तो ये इक्वेशन 1 होगी। अब हमने अभी a को कंसिडर किया, बॉडी को, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो अभी आपको यहाँ नोट कर दी हैं, जो b के ऊपर अब अप्लाई हो रही हैं, कि द बॉडी b एक्टिंग ऑन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी, जो बॉडी बी के ऊपर कुछ फोर्सेज हैं वो ऐसे एक्ट कर रही हैं। एक के बॉडी का जो वेट है, बी बॉडी का वेट, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे को है, ठीक है, वो जिसे हम m2g कहेंगे, जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की जानिब है, उसे m2g का नाम देंगे। दूसरी जो है इसका रिएक्शन है, जैसे एक्शन और रिएक्शन है ना, ये एक्शन है वेट, और इसकी रिएक्शन फोर्स है जो r ऊपर की जानिब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, सही है। तो ये दो ये आ गई। तीसरी चीज क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। एक फोर्स नीचे की जानिब है, ठीक है, W एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स ऊपर की जानिब है, और तीसरी स्ट्रिंग की या रस्सी की फोर्स है जो उसे लेफ्ट से राइट की जानिब यहाँ धकेल के लेके जा रही है या घसीट के लेके जा रही है। तो ये तीन जहाँ इनमें फोर्सेस जो हैं बॉडी बी के ऊपर जो है अप्लाई होती हैं, ठीक है। इनको हम कैसे करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी वो मैंने यहाँ लिख दी, जो पीछे भी हमने बनाई थी कि m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। तो क्योंकि बॉडी बी जो है उसकी कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रही, यहाँ बॉडी बी की वर्टिकल मोशन नहीं हो रही, बेशक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे की जानिब, लेकिन कोई भी फोर्स जो है वो इसको नीचे मूव नहीं करवा रही, सही है, बेशक वेट नीचे की जानिब है, जो मूव करवा रही है वो इसकी स्ट्रिंग की फोर्स है, ये इस रस्सी की फोर्स है जो इसे राइट से लेफ्ट की जानिब लेके जा रही है। एज बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन, हेंस रिजल्टेंट ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज, ये दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, ना ये ऊपर को मूव कर रहा है ना ये नीचे को मूव कर रहा है, ये तो मूव कर रहा है जिधर को रस्सी इसको खींच रही है, सही है। दस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज टी, तो टोटल फोर्स नेट फोर्स यहाँ इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो जस्ट टेंशन है जो रस्सी के अंदर है, जो इस रस्सी के अंदर टेंशन है वो है, तो वो किसकी इक्वल होगी, T इज इक्वल टू इस वेट की इक्वल होगी, टेंशन वेट के यहाँ इक्वल आएगी। तो यहाँ जो टेंशन है वो यहाँ हम लिख देते हैं, ये नेट फोर्स पीछे हमने कहा था कि जैसे यहाँ नेट फोर्स जो है वो इसके डिफरेंस की इक्वल है, तो यहाँ नेट फोर्स जो है वो T की इक्वल है, मींस के फोर्स जो है जो नेट अप्लाई हो रही है, हमने शुरू में भी पढ़ा, F जो अप्लाई हो रहा है वो किसकी इक्वल होगा, F फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो टेंशन की इक्वल है, सही है। तो ये समझ आ गई होगी उम्मीद आपको। इसको हम
इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। एक हमारे पास ये इक्वेशन 1 होगी और एक हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो 2 होगी। सही है, आ गई हमारे पास। अब इन दोनों की मदद से हमने जी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ए की वैल्यू भी, और टेंशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो ये लेफ्ट साइड है इसकी लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे और इसकी जो राइट साइड है इसकी राइट साइड में ऐड कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ इसकी जो राइट साइड है वो है m1g माइनस टी, हमने लिख दिया m1g माइनस टी, प्लस ऐड कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन की जो राइट साइड में टी है वो इसमें ऐड कर दिया, इस इक्वल टू जो इक्वेशन 1 का m1a है वो हमने लिखा, प्लस सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड का में वैल्यू दी है वो उसमें ऐड कर दी। सही हो गया। फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो t है वो t से कैंसिल हो जाएगा, टेंशन जो है वो टेंशन से ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ m1g बच जाएगा। सही, तो ये बच जाएगा हमारे पास m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन आ जाता है तो उसे हमने कॉमन ले लेना है। अगर हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी है तो m1 और m2 को उधर ले जाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि इक्वल के इस साइड पे भी m1 प्लस m2 को डिवाइड कर देते हैं और इस साइड पे भी m1 प्लस m2 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये होल m1 प्लस m2 इस होल m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है a इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है a इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 g। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई और इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 की मदद से अगर हमने a की वैल्यू फाइंड की है तो हम g की भी फाइंड कर सकते हैं। g की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो दोनों चीजें हैं, इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की साइड पे आके डिवाइड होगा और जो इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, यानी g इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई m1 प्लस m2 ओवर m1 हमारे पास आ जाएगा। उसका मजीद सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज फाइंड होगी। अब हमने मेन जो चीज है वो है टेंशन फाइंड करनी है। सही, मैंने वो दोनों इक्वेशंस लिख दी, इक्वेशन 2 भी लिख दी, इक्वेशन 3 भी लिख दी, क्योंकि हमें यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, टेंशन फाइंड करने के लिए हमने जो a की वैल्यू है, ये जो भी पीछे इक्वेशन 3 में फाइंड किया हमने, a इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2, अब इक्वेशन 3 में जो फाइंड की है, हम क्या करेंगे इसे इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे ताकि हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाए। तो वो ये आ गई हमारे पास। सही, मैंने क्या किया, यहाँ जो a है ये वाला, इसकी जगह जस्ट ये वाली वैल्यू जो है इतनी ये यहाँ पुट कर दी। ठीक है, जो यहाँ नजर आ रही है उसकी जगह मैंने पुट की है m1 ओवर m1 प्लस m2g। सही है, तो अब सिंपल है, m1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 ओवर जो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आती है t इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन की मदद से हमने टेंशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हम g की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी g और t का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, a और g का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों का कर सकते हैं फिर a और t का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दी है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कहीं इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो ये से हम इक्वेशन 4 भी कहेंगे, हम आ रहा हो तो हम क्या आपने क्या करना है कि आपने कमेंट्स जरूर करने हैं वीडियो के नीचे और हमें फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, या जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टेड है, या बच्चों का जो भी माइंड है वो आप लोगों ने हमें बताना है। सही है, तो बल्कि अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो लास्ट में ये कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम मज़ीद जो है बेहतर तरीके से काम कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।